G7 यानी दुनिया की 7 सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह। इस समूह के प्रतिनिधि हर साल मिलते हैं और दुनिया भर के तमाम ज़रूरी विषयों पर बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं। अब हाल ही में जर्मनी में इस अनौपचारिक समूह की एक हालिया बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान तमाम निर्णय लिए गए और तमाम तरह की घोषणाएं की गई। इन्हीं घोषणाओं में से एक है, इन्हीं निर्णयों में से एक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पहल से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरी पहल को लेकर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम क्यों लिया जा रहा है, उसके एक विकल्प के तौर पर इसे प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हमारी वीडियो में सबसे पहले आज हम खबर पर बात करेंगे, न्यूज़ पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि G7 देशों द्वारा हाल ही में जिस पहल की घोषणा की गई है, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल, आखिर ये पहल है क्या। इसके बाद जानेंगे कि ये पहल किस तरह से काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका तंत्र क्या है, साथ ही इस पहल के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पहल का क्या महत्व हो सकता है, हमें आने वाले समय में इस पहल किस तरह से ये पहल चीन की जो पूरी परियोजना है, चीन की जो पूरे काम है, उसको किस तरह से एक दिशा दे सकती है, इस पर भी बात करेंगे। चीन को किस तरह से ये परियोजना एक चुनौती दे सकती है, वो भी जानेंगे। साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस पूरी परियोजना को लेकर जो G7 देशों द्वारा शुरू की गई है उसमें चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी नाम लिया जा रहा है, तो उसे समझ लेना भी जरूरी है। इसके बाद चीन की ऋण जाल कूटनीति पर भी बात करेंगे कि चीन की जो डेट पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या है, ये पूरी डिप्लोमेसी है क्या आखिर में। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है द G7's इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी G7 देशों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा की है, एक नई अवसंरचना निवेश परियोजना की घोषणा की है और इस पूरी परियोजना के माध्यम से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर इस पूरी खबर में, इस न्यूज़ में बात की गई है। इस पूरी खबर में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, साथ ही ये भी बताया गया है कि G7 देशों की ये जो नई परियोजना है ये किस तरह से आगे आने वाले समय में लाभदायक साबित हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G7 देशों द्वारा जो हाल ही में पहल शुरू की गई है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल, यानी PGII पहल, ये पहल आखिर है क्या। तो जैसा कि हमने देखा, इस पहल की शुरुआत G7 देशों द्वारा की गई है और इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य, इस पहल के माध्यम से G7 देशों द्वारा जो भी विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो भी अल्प विकसित देश हैं, उन देशों में बुनियादी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी G7 देश इस पूरी पहल के माध्यम से विकासशील देशों में जो भी परियोजनाएं हैं, बुनियादी अवसंरचना संबंधी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजनाएं हैं, उनमें निवेश करने का प्रयास करेंगी। इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नई परियोजना है तो आप गलत हैं। ये कोई नई परियोजना नहीं है। आप इस परियोजना को एक नई बोतल में रखी पुरानी शराब की तरह ले सकते हैं, एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। इस परियोजना की शुरुआत, सबसे पहले इस परियोजना की घोषणा जून 2021 में की गई थी, जब यूके में G7 शिखर सम्मेलन का G7 की एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पहल को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया था। यानी इस परियोजना की घोषणा सर्वप्रथम जून 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय इस परियोजना को लेकर कोई विशेष काम नहीं हो सका था। इस परियोजना पर कोई प्रगति नहीं हो सकी थी, कोई निर्णय नहीं लिए जा सके थे और कोई विशेष विवरण भी जारी नहीं किया गया था। सिर्फ इसकी बात की जा रही थी, इस पर कोई विशेष काम नहीं किया गया उस समय। लेकिन अब जब हाल ही में जर्मनी में G7 का एक हालिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान इस पूरी पहल को लेकर एक नया रूप भी दिया गया और इसकी घोषणा की गई। इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और इसको जो नया नाम दिया गया वो नया नाम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल। क्या उद्देश्य है इस पहल का? इस पहल का उद्देश्य है
चीन द्वारा जो भी वित्त पोषित इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का एक विकल्प प्रस्तुत करना। इसके माध्यम से G7 देशों द्वारा वैश्विक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। और G7 देश इस पूरी परियोजना के माध्यम से विकासशील देशों में सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार व्यवस्थाओं जैसी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो भी बुनियादी अवसंरचना है, उनके विकास पर या उनको और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा इस पूरी परियोजना के तहत। ये तो इस परियोजना की बात। अब जान लेते हैं कि परियोजना किस तरह से काम करेगी, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो इस परियोजना के माध्यम से G7 देशों द्वारा किसी विशेष परियोजना के लिए, इस पूरी पहल के माध्यम से किसी विशेष परियोजना के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ जान लेने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वित्त प्रदान किया जाएगा इस परियोजना के तहत, वो ना तो अनुदान होगा और ना ही सहायता होगी। यानी इसे चैरिटी के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक निवेश के रूप में देखा जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से, इस पहल के माध्यम से जो भी निवेश होगा, उस निवेश से न केवल प्राप्त करने वाले देश को सहायता मिलेगी, बल्कि इससे देने वाले देश को भी, जो देश निवेश कर रहा है उस देश को भी सहायता मिलेगी, उस देश को भी लाभ मिलेगा। प्राप्त करने वाले देश को लाभ कैसे मिलेगा? उसके देश में नई नई परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे और इस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिल सकेगा। इसके अलावा देने वाले देश को, यानी जो देश इसमें निवेश कर रहा है, उस देश को भी इससे लाभ प्राप्त होगा, उसको कुछ रिटर्न मिलेगा इसके बदले में। इस पूरी परियोजना के तहत, इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत आगामी 5 वर्षों में, यानी साल 2027 तक तकरीबन $600 बिलियन तक वित्त पोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी सभी देश मिलकर, जो 7 देश हैं G7 में शामिल, वो सभी 7 देश मिलकर साल 2027 तक इस परियोजना के तहत $600 बिलियन का निवेश करेंगे। इसके अलावा इस परियोजना में कुल 4 पिलर शामिल हैं। कुल 4 पिलर्स के आधार पर परियोजनाओं में वित्त पोषण किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो 4 पिलर? तो इसमें सबसे पहला पिलर है जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा। हम जानते हैं कि मौजूदा समय में पर्यावरण और जो जलवायु संकट है, जो तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वो वर्तमान समय में जो मानव समाज है उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे में इस परियोजना के माध्यम से, इस पहल के जरिए डीकार्बोनाइजेशन, यानी पर्यावरण से जो कार्बन है उसको हटाने संबंधी परियोजनाओं पर निवेश किया जाएगा। इसके अलावा इस पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा और खासतौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा इसमें दूसरा पिलर है डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर। इस पिलर के तहत ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संबंधी जो नेटवर्क है या इससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाएगा, खासतौर पर विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में। इसके माध्यम से उन देशों की डिजिटल इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करने में हमें सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा इसके तहत 5G और 6G तकनीक के विकास पर भी जोर दिया जाएगा और इस तकनीक के विकास के माध्यम से अल्प विकसित देशों में और विकासशील देशों में डिजिटल कनेक्टिविटी को अंततः बढ़ावा मिलेगा। इसमें तीसरा पिलर है स्वास्थ्य सेवा को लेकर। इस पिलर के माध्यम से G7 देशों द्वारा जो भी विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, उन विकासशील देशों की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उस स्वास्थ्य प्रणाली के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित किया जाएगा और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। हम मौजूदा समय में कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस कोरोना महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे की तमाम कमियों को हमारे समक्ष उजागर किया है, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो। जाहिर तौर पर देखने को मिला है इन सभी देशों में जो बुनियादी ढांचा है स्वास्थ्य क्षेत्र का, वो काफी कमजोर है। भारत में भी हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां स्वास्थ्य क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है उसके कमजोर होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में इस परियोजना के माध्यम से, इस पहल के माध्यम से इन देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इस पे चौथा और अंतिम जो पिलर है वो है लैंगिक समानता को लेकर। इस पिलर के माध्यम से बच्चों की देखभाल संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। क्यों की जाएगी? इसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी भी ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि इसके माध्यम से महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा और इस तरह से वो आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगी। इसके अलावा इसके बाद इसमें जल और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया की जो आधी आबादी है, महिलाओं की जो आबादी है, वो आर्थिक रिकवरी में अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से ये हुई हमारी पहल की बात कि G7 देशों ने कौन सी पहल शुरू की है। अब इस पहल के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, यानी ये पहल किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये पहल खासतौर पर जानकारों का मानना है कि ये पहल विकासशील देशों
और अल्पविकसित देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस पहल के माध्यम से उन देशों में रोजगार का सृजन होगा, अलग अलग लोगों को रोजगार मिलेगा, परियोजनाएं शुरू होंगी तो उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, तो इस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसके माध्यम से उस देश का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस परियोजना के माध्यम से न केवल भारत को लाभ मिलेगा, जबकि इससे पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी फायदा मिल सकेगा। भारत को भी इस परियोजना से लाभ मिलेगा। व्हाइट हाउस द्वारा इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें भारत के संबंध में भी कुछ नई परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जब दुनिया भर के जो तमाम विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों का आर्थिक विकास बढ़ेगा, उन विकासशील देशों का विकास बढ़ेगा, उन विकासशील देशों की जीडीपी बढ़ेगी, तो इसके जरिए जाहिर तौर पर विश्व की समग्र अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। दुनिया भर में 152 से ज्यादा विकासशील देश मौजूद हैं, तो ऐसे में जब इन विकासशील देशों को बल मिलेगा, इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो जाहिर तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जाएगी और इस तरह से उन देशों को भी लाभ मिलेगा जो इन परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस तरह से जो देश चीन की ऋण जाल नीति में फंस गए हैं, ऋण जाल कूटनीति में फंस गए हैं, उन देशों को भी एक विकल्प मिल सकेगा और वो इस पूरे जाल से बाहर आ सकेंगे। तो ये तो हुई इस पहल के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। अब यहाँ हमने बात की चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो उस इनिशिएटिव को जान लेना भी जरूरी है, BRI के बारे में बात कर लेना भी जरूरी है। अब आपने इतिहास की किताबों में सिल्क रूट का जिक्र जरूर सुना होगा। सिल्क रूट की शुरुआत चीन से होती थी और इस रूट के माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापार किया जाता था। अब आप चीन की इस नई परियोजना को सिल्क रूट का आधुनिक संस्करण मान सकते हैं, एक नवीनतम संस्करण मान सकते हैं। इस परियोजना के माध्यम से चीन सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने और इसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा ये परियोजना जो है वो प्रारंभ में केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित थी। केवल इसी क्षेत्र में संपर्क को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मौजूदा समय में, समय के साथ ये परियोजना दक्षिण और मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी फैल गई है, यहाँ तक भी विस्तृत हो गई है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि चीन द्वारा इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत कब की गई थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चीन की ये ऋण जाल कूटनीति आखिर है क्या। चीन किस तरह से ऋण के माध्यम से छोटे छोटे देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हमने अपनी पिछली स्लाइड में ये बात की कि किस तरह से चीन अपनी BRI परियोजना के माध्यम से दुनिया भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर चीन इतना ही अच्छा है, उसकी परियोजना इतनी ही बेहतर है, तो उसकी आलोचना क्यों की जाती है। इस परियोजना में आखिर समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि चीन इस परियोजना के माध्यम से जो ऋण देता है वो पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। बीते दिनों विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन द्वारा BRI परियोजना के तहत जो ऋण दिया गया है उस ऋण को चुकाने में अधिकांश प्राप्तकर्ता असमर्थ हैं और वो इस तरह से एक ऋण जाल में फंस गए हैं, एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। और आगे आने वाले समय में अगर वो इस ऋण को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो इसके कारण उन्हें चीन को अपनी कुछ संपत्ति भी सौंपनी पड़ सकती है। इसके अलावा इस बीते दिनों 2021 में अमेरिका की एक कंपनी एड डेटा ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस अध्ययन में बताया गया था कि दुनिया भर के 42 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने चीन से अपनी कुल GDP का 10% से ज़्यादा हिस्सा ऋण के रूप में ले रखा है। वहीं जिबूती, लाओस, जाम्बिया और किर्गिस्तान जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी ये संख्या 20% के आसपास है, यानी उन्होंने चीन से अपनी GDP का 20% से ज़्यादा हिस्सा ऋण के रूप में ले रखा है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे आंकड़े के माध्यम से, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरह से छोटे छोटे देशों को ऋण जाल के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रयास कर रहा है। ये जो अधिकांश ऋण दिए गए हैं चीन द्वारा वो BRI परियोजना के तहत ही दिए गए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही दिए गए हैं। इसके अलावा अगर इस पूरी स्थिति को हमें समझना है, चीन की पूरे डेट पॉलिसी को समझना है, डेट ट्रैप को समझना है, तो हमें एक उदाहरण की जरूरत होगी और इस उदाहरण के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने पास अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को ही ले सकते हैं। श्रीलंका ने बीते दिनों चीन के निवेश के माध्यम से हम्बनटोटा में एक बंदरगाह परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना का काम शुरू हुआ और परियोजना के काम शुरू होने के बाद इसके कुछ चरण भी शुरू हुए। इसका काम लगभग पूरा भी हो गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद इस परियोजना में काफ़ी लॉस होने लगा श्रीलंका को।
लेकिन लॉस होने के बावजूद श्रीलंका को ऋण तो चुकाना ही था। ऐसी स्थिति में एक स्थिति ये भी बनी कि श्रीलंका ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया, और जब श्रीलंका ऋण न लौटा पाया, ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया, तो इसकी वजह से चीन ने जो हम्बनटोटा बंदरगाह था उसके एक हिस्से को 99 वर्ष की लीज पे ले लिया, और साथ ही उस हिस्से पे 70% हिस्सेदारी भी चीन को दे दी गई। ये बात है साल 2017 की। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह चीन अपनी BRI परियोजना के माध्यम से छोटे छोटे देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चीन की इस परियोजना में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती रही है। जानकार कहते हैं कि परियोजना में चीनी कंपनी को एकाधिकार दिया जाता है, मोनोपोली दी जाती है। अक्सर इस परियोजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, इस पहल के तहत जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, उसमें जो भी अनुबंध होते हैं वो केवल चीन की कंपनियों को ही दिए जाते हैं। ऐसे में जो पूरा लाभ है वो चीन की कंपनियों को ही मिलता है। इसके अलावा जिस देश में ये परियोजनाएं शुरू किए जा रही हैं, उस देश को इसमें हिस्सेदारी भी नहीं ली जाती, यानी उस देश का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता है। इसके अलावा चीन के लोगों को ही रोजगार दिया जाता है इस परियोजना में, यानी इस पूरी परियोजना के माध्यम से केवल चीन को ही लाभ प्राप्त होता है और किसी देश को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। भारत द्वारा भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है। भारत का कहना है कि ये परियोजना छोटे छोटे देशों की संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारत द्वारा इस परियोजना का विरोध करने का एक कारण ये भी है कि चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई परियोजना शुरू की गई है, एक नई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका नाम है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, और इसी वजह से भारत द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। तो ये तो हुआ इस पूरे विषय का विश्लेषण। अब चलते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि G7 देशों द्वारा ये जो नई पहल शुरू की गई है, ये पहल चीन की जो ऋण कूटनीति है, डेट पॉलिसी है, उसका एक विकल्प बनकर आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके विकल्प बनने के लिए जरूरी है कि पूरी पॉलिसी कुछ राजनेताओं का एक वादा बनकर ना रह जाए, यानी जो प्रतिनिधि हैं उनका एक वादा बनकर ना रह जाए, बल्कि इस परियोजना के माध्यम से ये इस परियोजना को धरातल पर भी लागू किया जाए, जमीनी स्तर पर भी इस परियोजना को लागू किया जाना जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा BRI परियोजना में पारदर्शिता का अभाव रहता है। इस परियोजना में पारदर्शिता ना होने को लेकर, ट्रांसपेरेंसी ना होने को लेकर इस परियोजना की आलोचना हमेशा से की जाती रही है। ऐसे में जरूरी है कि G7 देशों द्वारा ये जो नई परियोजना शुरू की जा रही है, इस परियोजना में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। साथ ही इस परियोजना में जो वित्त पोषित होने वाले देश हैं, जिन देशों में निवेश किया जा रहा है, उन देशों को भी शामिल किया जाए, उन देशों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अनुमान के मुताबिक BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने जो अब तक कुल निवेश किया है वो तकरीबन 1 से 8 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन G7 देशों द्वारा जो निवेश किया जा रहा है वो काफी कम है, लगभग $600 बिलियन के आसपास है। यानी इस तरह से अभी भी G7 देशों द्वारा जो निवेश किया जा रहा है वो काफी कम है। ऐसे में जरूरी है कि G7 देशों को अपने निवेश में और ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि वो चीन का मुकाबला कर सकें। ये तो हुई हमारे इस पूरे विषय का विश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है कि G7 देशों द्वारा घोषित पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल के आलोक में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मूल्यांकन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इस पे बात करनी है कि G7 देशों द्वारा जो हालिया पहल की घोषणा की गई है, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये पहल किस मायने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको इस पहल से संबंधित कुछ पहलुओं का जिक्र करना है। साथ ही ये भी बताना है कि चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो किस हद तक सफल हो पाई है या असफल हो पाई है। आपको उस पहल का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उस पहल का भी पक्ष और विपक्ष पे आपको तर्क देने हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।